आपको पहले से ही ये मालूम है कि सेल को सेल मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ होता है। इसके अलावा भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ऐसी सूरत में अगर किसी मटेरियल ने सेल या उसके सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर या बाहर जाना है तो उन्हें इसकी मेम्ब्रेन से गुजरना होगा। ये मटेरियल्स इन मेम्ब्रेन से किस तरह गुजर सकते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि ये उस मटेरियल के स्ट्रक्चर और टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मेम्ब्रेन के पार जा सकता है। और इन तरीक़ों में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस शामिल है। आप इस बात को याद रखें कि सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन मटेरियल्स की ऐसी मूवमेंट्स हैं जिनके दौरान सेल को कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल को एनर्जी खर्च करना पड़ती है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन में लपेट कर मूवमेंट करवाई जाती है। अब पहली बात जो आपको पिछले लेक्चर में बताई गई थी कि सेल मेम्ब्रेन्स की नेचर नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए छोटे साइज़ के नॉन पोलर मटेरियल्स इसके अंदर से बहुत आसानी से गुजर जाते हैं। ये नॉन पोलर मटेरियल्स अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ हरकत करते हैं, इसलिए इस मूवमेंट के दौरान सेल को कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ती, बल्कि ये अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हरकत करते हैं। लफ्ज़ ग्रेडियंट का मतलब झुकाव, ढलवान या रुझान है। इंग्लिश में इसका मतलब इंक्लाइनेशन है। तो फिर इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि ऐसी इंक्लाइनेशन, झुकाव या रुझान जिसकी वजह कंसंट्रेशन हो। असल में ये एक नेचुरल फिनोमेनन है कि तमाम मॉलिक्यूल्स अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ हरकत करते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जिस तरफ हरकत करते हैं उसे उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड्स और दूसरी गैसेस इस कंसंट्रेशन के फ़र्क की वजह से सेल मेम्ब्रेन के पार गुजर सकती हैं। इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब एक मेंढक सांस लेता है तो ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में चली जाती है और वहाँ से फेफड़ों की दीवार के सेल्स में डिफ्यूज़ कर जाती है और फिर खून की नाली के सेल्स में और आखिरकार वहाँ से खून में शामिल हो जाती है। मगर सेल को सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए हैं, बल्कि सेल को पोलर मटेरियल्स भी चाहिए। सेल को आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत होती है जो लिपिड बाइलेयर से नहीं गुजर सकते, क्योंकि पोलर होने के साथ साथ इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स का साइज़ भी इतना बड़ा होता है कि ये लिपिड बाइलेयर से पार नहीं गुजर सकते। पानी के मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा होता है, मगर पोलर होने की वजह से ये भी मुश्किल से लिपिड बाइलेयर से गुजर सकते हैं। इन पोलर मटेरियल्स को मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स का सहारा लेना पड़ता है। ये प्रोटीन्स दो तरीक़ों से इन पोलर मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन से गुजारती हैं। या तो इन प्रोटीन्स के अंदर रास्ते बने हुए होते हैं जिनके अंदर से ये मटेरियल्स गुजर जाते हैं, ऐसी प्रोटीन्स को चैनल प्रोटीन्स कहा जाता है। या फिर ये प्रोटीन्स इन मटेरियल्स से आर्जी तौर पर जुड़ती हैं और मेम्ब्रेन से पार जाने के लिए इनकी मदद करती हैं। ऐसी प्रोटीन्स को कैरियर प्रोटीन्स कहा जाता है। मगर ये बात जहन में रखें कि ये ट्रांसपोर्ट भी इन मटेरियल्स की ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ होती है, और इसलिए सेल को कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ती। इस ट्रांसपोर्ट का सिंपल डिफ्यूजन से सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि इस डिफ्यूजन में मटेरियल्स को गुजरने में फैसिलिटेट किया जाता है, इसलिए इस किस्म की मूवमेंट को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मेंढक की गट से जब ग्लूकोज ने खून में शामिल होना होता है तो ये ग्लूकोज पहले कैरियर प्रोटीन से जुड़ते हैं और फिर इनकी मदद से एक सेल से दूसरे सेल में जाते हुए आखिरकार ब्लड में शामिल हो जाते हैं। अब वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है, मगर इसका साइज़ इतना छोटा है कि ये लिपिड बाइलेयर से गुजर सकता है। इसकी वजह यह है कि फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप्स होते हैं जिनके अंदर से
वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। पानी का इस तरह से किसी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरना ऑस्मोसिस कहलाता है। इस बात को नोट कर लें कि ऑस्मोसिस कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये डिफ्यूजन की ही एक ख़ास किस्म है। किसी सॉल्यूशन में पानी के लिहाज से सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को टोनिसिटी कहा जाता है। पानी मेम्ब्रेन की किस साइड पर जाएगा, इसका फैसला मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मौजूद सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन या टोनिसिटी करती है। अगर हम रेड ब्लड सेल की मिसाल लें, तो अगर हम इस सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखें जो कि आइसोटोनिक हो, मतलब ये कि सॉल्यूशन के अंदर और सेल के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन सेम हो, तो जितना पानी सेल के अंदर जाएगा उतना ही पानी सेल से बाहर भी आएगा और मजमूई तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम इस रेड ब्लड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन सेल के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो, तो पानी सेल से बाहर निकलेगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। रेड ब्लड सेल की इस हालत को क्रीनेशन कहा जाता है। और अगर हम इस रेड ब्लड सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रख दें जो कि हाइपोटोनिक हो, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन सेल के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन से कम हो, तो पानी सेल के अंदर दाखिल होगा और ये सेल फूल जाएगा और फट भी सकता है। अगर किसी सेल के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाए, तो उसके अंदर मौजूद फ्लूइड का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। फ्लूइड का ये अंदरूनी प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है और इस प्रेशर की वजह से सेल के कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा बैरूनी प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की वजह से खून की कैपिलरीज के सेल्स के अंदर से कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। इस तरह की ट्रांसपोर्ट को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। फिल्ट्रेशन के दौरान बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह सेल से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के पोर्स का साइज़ बहुत छोटा होता है। किडनीज़ में भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जब नेफ्रॉन के अंदर ब्लड प्रेशर की वजह से पानी और इसमें डिज़ॉल्व्ड सॉल्यूट्स और वेस्ट खून की नाली से फ़िल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। फिल्ट्रेशन के दौरान भी सेल्स को एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ती। तो आखिरकार सेल्स को कब एनर्जी खर्च करना पड़ती है? तो इसका जवाब है कि जब मॉलिक्यूल्स को उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ ट्रांसपोर्ट करना हो, तो उसके लिए सेल्स को एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि इस ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स को उनकी कम कंसंट्रेशन वाली जगह से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ ट्रांसपोर्ट करना होगा। इस ट्रांसपोर्ट में भी ख़ास किस्म की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है, मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल को एनर्जी खर्च करना पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक मिसाल सोडियम पोटाशियम पंप्स हैं। इस आयन पंप का काम ये है कि ये नर्व सेल के अंदर पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखते हैं और सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन को कम रखते हैं, और ये नर्व इम्पल्स के गुजरने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। इसकी दूसरी मिसाल कैल्शियम पंप्स हैं। इन आयन पंप्स की वजह से सेल के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को बाहर के हिसाब से कई गुना कम रखा जाता है। हमने अब तक जितनी ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स और आयंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा रहा है, मगर इसके अलावा भी दो किस्म की ट्रांसपोर्ट्स मौजूद हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन खुद भी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती हैं। इस किस्म की ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस शामिल है। इस किस्म की ट्रांसपोर्ट्स में मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन में लपेटकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जैसे कि एक्सोसाइटोसिस में गोल्जी एपरेटस प्रोटीन्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स को पैक करके वेसिकल्स बना देते हैं। ये वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन से जुड़कर अपने अंदरूनी केमिकल्स को सेल से बाहर निकाल देती हैं और वेसिकल्स की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। ये ट्रांसपोर्ट सिक्रेटरी सेल्स में ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस तरह से सेल की सिक्रीशंस को सेल से बाहर भेजा जाता है। इसके अलावा इससे सेल मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया में भी इजाफा होता है। नर्व सेल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से ही सेल से बाहर भेजते हैं। एक्सोसाइटोसिस की तरह एंडोसाइटोसिस में भी मटेरियल्स को वेसिकल्स की शक्ल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है
मगर फ़र्क ये है कि एक्सोसाइटोसिस में मटेरियल्स को सेल से बाहर निकाला जाता है, जबकि एंडोसाइटोसिस में मटेरियल्स को सेल के अंदर लाया जाता है। एंडोसाइटोसिस मटेरियल्स की बल्क ट्रांसपोर्ट है। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ज़्यादा मिकदार में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पिनोसाइटोसिस, नंबर 2 फैगोसाइटोसिस, नंबर 3 रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को सेल्स ड्रिंकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिक्विड्स और इसके अंदर डिज़ॉल्व्ड सॉलिड्स को सेल के अंदर ले जाया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट सिर्फ मखसूस मटेरियल्स को सेल के अंदर नहीं ले जाती, बल्कि इसके अंदर बहुत से मटेरियल्स शामिल हो सकते हैं। पिनोसाइटोसिस के दौरान सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसती है और इस गड़े की साइड्स आपस में मिल जाती है और एक थैली से बन जाती है, जिसके अंदर वो लिक्विड मौजूद होता है जिसे सेल के बाहर से सेल के अंदर ले जाना होता है। इस थैली को वेसिकल कहते हैं। ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है और साइटोप्लाज्म में चली जाती है। फैगोसाइटोसिस में भी बिल्कुल इसी तरह से वेसिकल्स बनती हैं, मगर फ़र्क ये होता है कि फैगोसाइटोसिस में सेल लिक्विड की बजाय सॉलिड मटेरियल्स को सेल के अंदर ले जाता है, इसलिए इसको सेल्स ईटिंग भी कहा जाता है। फैगोसाइटोसिस में बनने वाली वेसिकल्स के साथ लाइसोसोम भी मिलता है और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स वेसिकल के अंदर पहुंचा देता है। तब इस वेसिकल को फैगोलाइसोसोम कहा जाता है। इन एंजाइम्स की वजह से वो सॉलिड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है और इसके न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर लिया जाता है। एंडोसाइटोसिस की तीसरी किस्म रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिन्हें रिसेप्टर प्रोटीन्स कहा जाता है। इन प्रोटीन्स की ख़ास बात यह है कि इनके साथ सिर्फ ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स ही जुड़ सकते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स इन रिसेप्टर्स से जुड़ जाते हैं तो फिर उसी तरह वेसिकल्स बनती हैं जिसके अंदर वो ख़ास किस्म का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। मसलन कोलेस्ट्रॉल को इसी तरीके से सेल के अंदर ले जाया जाता है। इसके अलावा हार्मोन्स वगैरह भी इसी तरीके से सेल के अंदर दाखिल होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स का लिपिड ड्रॉपलेट्स को सेल के अंदर ले जाना पिनोसाइटोसिस की एक मिसाल है, जबकि वाइट ब्लड सेल का नुकसानदेह बैक्टीरिया को इनगल्फ करना फैगोसाइटोसिस की एक मिसाल है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से मॉलिक्यूल्स को रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से सेल के अंदर ले जाया जाता है।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी है। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप अपना सवाल कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब आइंदा वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।